हाय एफ फ्लावर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। और ये सारी चीज़ें वही लोग कीजिएगा जिन्हें मेरे एफ पसंद आते हैं। इसके अलावा आप सभी व्यूअर्स को, सभी कॉमेंट करने वालों को, सभी लाइक करने वालों को और सभी सब्सक्राइबर्स को हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। Hope this year will be a very best year for you. Not this year only. होप आपकी लाइफ के जितने भी ईयर्स आए, जितने भी डे आए, जितने भी मोमेंट्स आए, जितने भी मिनट सेकंड्स, जितनी भी लाइफ में जिस भी पल को आप जी रहे हैं ना, मैं भगवान जी से प्रे करूँगी कि वो पल आप सभी की लाइफ का बेस्ट पल बन जाए और आप उस हर एक पल को एंजॉय करें, जिसे आप जिस पल में आप सांस ले रहे हैं ना, आप उस पल में सिर्फ सांस ना लें बल्कि उस पल को एंजॉय भी करें। अगेन विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए, ऑल द ट्रबल्स इज ओनली बिकॉज ऑफ हार्ट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिसने प्रपोज करना था उसने प्रपोज भी कर दिया था और जिन्हें किडनैप होना था वो किडनैप भी हो चुके थे। इस वक्त जिन जिशन सभी लोगों के सामने अपने नीज पे बैठा हुआ था। सभी लोग उसके सडनली इस कन्फेशन की वजह से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि उन्हें ये कभी फील ही नहीं हुआ था कि जिन जिशन कभी उनके सामने आके ये बोल देगा कि वो यानली को पसंद करता है। और उसने ही विंग और जेनचेंग के साथ मिल के जेओजुन और लान वांगजी को किडनैप करने का प्लान बनाया था। उसने कभी भी किसी भी इंसान को इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन रही ही नहीं होंगी उससे। हर कोई इंसान उसको बहुत ज़्यादा शॉकिंग एक्शंस के साथ इस वक्त देख रहा था और वो जिन जिशन खुद के ऊपर ऐसे नज़रों को जब उसे फील हो रहा था ना कि कैसे कैसे नज़रें उसके ऊपर हैं इस वक्त, तो वो सच में अपने आप को बहुत शर्मसार फील कर रहा था। बहुत सेमलेस उसको लग रहा था कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने सबके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए थी। लेकिन क्या करें, मेरे जो साले हैं ना, उन्होंने तो मुझे सिर्फ एक ही चांस दिया था। अगर कि मैं सबके सामने यानी को प्रपोज करता हूँ तो ही वो इस शादी को अलाउ करेंगे, वरना वो इस शादी को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे और अपनी सिस्टर की शादी किसी और से करा देंगे। वो नहीं चाहता था कि जिस बड़ी मुश्किल से तो एक शादी टूटी है, उसके ऊपर से किसी और के साथ उसकी शादी फिक्स हो जाए, तो उस वक्त तो वो क्या करेगा, क्या क्या उस वक्त तो हेल्प करने के लिए विंग और जेनचेंग भी नहीं होंगे। तो इस वक्त उसके पास, इस वक्त वो दोनों तो हैं, एटलीस्ट वो तो उनकी हेल्प कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। अगर वो हेल्प कर रहे हैं तो उसको भी हिम्मत दिखा के सबके सामने ही यानली को कन्फेस करना चाहिए, शादी के लिए प्रपोज करना चाहिए। और फाइनली उसने कर भी दिया था। कुछ पलों के लिए तो पूरे वेडिंग हॉल में एकदम सुनसानी हो चुकी थी। वहाँ पे कोई भी इंसान बोल नहीं रहा था। आवाज़ें आ रही थी तो बस कुछ गहरी गहरी सांसों की। ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, कुछ लोगों के माइंड काम करना छोड़ चुके थे और कुछ लोगों के तो लगभग दिल धड़कना ही बंद होने वाले थे। लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा हुआ नहीं था। जिन जिशन ने जैसे ही ये महसूस किया कि उसके आसपास का वातावरण कैसा होते जा रहा है, तो वो कुछ बोलना चाह रहा था, कुछ करना चाह रहा था, सिचुएशन को संभालने की कोशिश करना चाहता था। लेकिन वो इंसान की तो पहले ही फटी पड़ी थी। वो इंसान क्या कर जाता। उसने जो अभी अभी किया था वही उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उस सबको करना ही उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने किया था। इसलिए अब इससे ज़्यादा कुछ करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। अपने आप को चुपचाप वहाँ पे उस स्थिति में रखना ही उसके लिए बेहतर ऑप्शन था और उसने उस ऑप्शन को ही चूज़ किया था। जिन वहाँ पे एकदम शांति के साथ सबके सामने अपने सर को झुकाए हुए बैठा हुआ था। सभी लोगों की नज़रें उसके ऊपर थी। माहौल इतना शांत था कि कोई भी इंसान उस चुप्पी को तोड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन किसी न किसी को तो पहल करनी थी। ज़िंदगी भर ऐसे ही तो नहीं बैठना था ना, किसी न किसी को तो चुप्पी तोड़नी होगी और इस मैटर में बात करनी होगी। तो तभी क्लान लीडर जिन महाराज की तरफ को मुड़ते हैं, उन्हें बो डाउन करते हैं और अपने शब्दों से अब अपनी बातों को रखना स्टार्ट करते हैं। क्लान लीडर जिन बोलते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ महाराज कि मेरे बेटे ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने कोई नॉर्मल इंसान को अपने लिए चूज़ नहीं किया है। आज उसने जो कुछ भी किया है, मुझे उस पर सच में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उसने तो डायरेक्टली होने वाली महारानी पे ही नज़र डाल दी, यानी कि होने वाली महारानी को ही सबके सामने
शादी के लिए प्रपोज कर दिया और साथ ही साथ आपके बेटों को तक अगवा करा दिया। मुझे सच में इसको खुद का बेटा कहते हुए भी मतलब बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्लैन लीडर जिनने जैसे तैसे अपने आप को मतलब ये वहाँ पे प्रूव करना ही था कि वो बहुत ज़्यादा इस बात के लिए शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि उसने के बेटे ने जो भी अभी अभी कहा है, जो भी अभी अभी किया है उस सब के लिए, और वो माफ़ी भी चाहता है। और अगर उसके महाराज चाहते हैं तो वो उससे पूछ के मतलब अपने बेटों को वापस लेके आ सकते हैं, यानी के साथ अपने बेटे की शादी करा सकते हैं, जो कराना चाहे वो करा सकते हैं। सिर्फ उनको मतलब कोई बहुत बड़ी भयानक सी सज़ा ना दी जाए। तो तभी महाराज जिनजिशन की तरफ देखते हैं। जिनजिशन अपने पिता की तरफ देख रहा था, जिसने कि ये उम्मीद की थी अपने पिता से कि शायद उसके पिता जब ये सुनेंगे ना कि वो किसी लड़की से प्यार करता है, किसी ओमेगा से प्यार करता है, और वो उसको सपोर्ट करेंगे, खुशी जाहिर करेंगे इस बात के लिए कि उसके फैमिली के किसी एक लड़के ने तो कम से कम ये इनिशिएटिव लिया कि वो अपनी लाइफ में किसी को लेके आए, अपने लाइफ पार्टनर को लेके आए। लेकिन शायद उसने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है कि उसने होने वाली महारानी पे ही नज़र डाल दी। उसने क्राउन प्रिंस को अगवा करा दिया और साथ ही साथ अब उसकी ही होने वाली बीवी पे मतलब बेबी को शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। कहीं ना कहीं अब जिनजिशन को भी अपनी इस प्रपोजल के पीछे बहुत बड़ी गलती महसूस होने लगी थी। महाराज की भी शार्प गेज इस वक्त जिनजिशन के ऊपर थी और उन्होंने अगले ही पल फिर से यांगली की तरफ भी देखा। यांगली ने भी जिनजिशन को देखा और कुछ टाइम के बाद उसने अपने मतलब जिनजिशन के फादर यानी कि क्लैन लीडर जिन को देखा और उसके बाद उसने महाराज को देखा। यहाँ पे तीनों लोग को ही देखना उसे एक तीनों के ही मतलब डायरेक्शन में देखते हुए उससे अलग अलग फीलिंग आ रही थी। जस्ट लाइक पहले उसको ये फील आ रहा था जिनजिशन को देखते हुए कि इसने आज कितना प्राउड वाला काम किया है, कितनी ब्रेवनेस दिखाई है। दूसरा क्लैन लीडर जिनकी तरफ देखते हुए से ऐसा लग रहा था कि उसके जिसे वो प्यार करती है शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब उसको कोई नहीं बचा सकता। तीसरा महाराज की तरफ देखने के बाद उसको ये फील हो रहा था कि उसके लवर ने ही नहीं, शायद उसने भी बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि प्यार मतलब जिसको उसने प्रपोज किया है वो तो वही है, और हो सकता है कि वो उसको भी सजा दें इस बात के लिए कि उन्होंने सच सबके सामने आने से रोका। उन्होंने सच पहले किसी को नहीं बताया और इतनी सारी तैयारियां हो जाने के बावजूद उन्होंने आज ये सब कुछ किया। भले ही यानली इस सब में शामिल नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यानली जिनजिशन से अगर प्यार करती है तो अब कौन सी बात है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सबके सामने ये बोले कि वो किसी और से प्यार करती है। हाँ, वो ये ना बोले कि वो किससे प्यार करती है, किससे शादी करना चाहती है, लेकिन एटलीस्ट जब उससे पूछा जा रहा था कि क्या उसको इस शादी से कोई प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट उसे बोलना चाहिए था कि हाँ वो ये शादी नहीं करना चाहती। लेकिन उसको अब रियलाइज़ हो रहा था कि शायद उसने गलती की है और उस गलती का भुगतान भी उसको करना ही होगा। महाराज कभी जिनजिशन को देख रहे थे तो कभी यानली को देख रहे थे। यानली तो इस वक्त महाराज की तरफ ही देख रही थी, कभी जिनजिशन की तरफ देख रही थी, क्योंकि वो अपने प्यार को भी नहीं खोना चाहती थी और अपने स्वाभिमान, इज्जत, रिस्पेक्ट जो कुछ भी उनके पास थी, उनके सेक्ट की जो रेपुटेशन सारे क्लैंस के बीच में थी, वो उन्हें भी नहीं बर्बाद करना चाहती थी। सच में इस वक्त इस जगह पे सबसे ज़्यादा मतलब असमंजस में पड़ी हुई थी तो वो यांगली ही थी, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि उसकी फैमिली की जो रिस्पेक्ट है ना, उसकी फैमिली ने बहुत मुश्किलों से बढ़ाई है, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी है उसके पेरेंट्स को। भले ही जिनजिशन को भी इस चीज़ का रियलाइजेशन था कि उसके फैमिली की रेपुटेशन ऐसे ही उड़ते उड़ते हवा में उनके पास नहीं आई है, उनको मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त वो सिर्फ ये सोच रहा था कि उसका प्यार उससे दूर जा रहा है और उसे बस उसे रोकना है। क्लैन लीडर जिनके बाद अभी तक किसी ने भी कोई भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाले थे, लेकिन मैडम यू से भी अब रहा नहीं गया। उसने भी अपने आप को अपनी सीट से उठाया, महाराज को प्रणाम किया और उसके बाद अपनी बेटी की तरफ देखा और उससे पूछा, यानली तुम क्या चाहती हो? तो यानली थोड़ा सा डर भी गई थी, सहम भी गई थी इस बात से कि अब वो क्या आंसर करे। क्या वो सबके सामने ये बोल दे कि उसे जिनजिशन से शादी करनी है, वो उससे प्यार करती है, या फिर अपने पेरेंट्स की रेपुटेशन को बचाते हुए, अपने क्लैन की रेपुटेशन को बचाते हुए वो ये बोल दे कि वो जो भी फैसला लेंगे वो वही करेगी। तो इस बात पे मैडम यू उसके करीब जाती है, उसके शोल्डर्स पे हाथ रखते हुए उसके
एक हाथ से उसके सर के बालों को आराम से सहलाती है और उसके बाद बोलती है, ये मत सोचना कि तुम इस वक्त किसी असमंजस में पड़ी हो। तुम सिर्फ ये सोचो कि तुम्हें कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखेगा। महारानी बन जाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सारी दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी, लेकिन क्या होगा अगर तुम्हारे और क्राउन प्रिंस के बीच में प्यार ही नहीं होगा? तो क्या तुम इस टाइम को भूल पाओगी जिस वक्त तुम्हारे हस्बैंड को अगवा कर लिया गया था, होने वाले पति को अगवा कर लिया गया था, और तुम्हारे एक लवर ने सबके सामने तुम्हें कन्फ्रेस किया था? क्या तुम इस चीज़ के लिए इन फ्यूचर नहीं रिग्रेट करोगी कि तुम्हारे पास ऑप्शन आया था, तुम इसे चूज़ कर सकती थी, तुम नहीं कर पाई? इस चीज़ का आंसर तुम खुद में ही ढूंढोगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा कुछ भी करो। अगर तुम चाहती हो कि तुम जिन जिशन से शादी करो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी, तुम्हारी माँ तुम्हें सपोर्ट करेगी। यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी इंसान तुम्हें सपोर्ट करे या ना करे, मैं तुम्हें ज़रूर सपोर्ट करूँगी। मेरे लिए मेरे बच्चों की खुशी मायने रखती है। जो रेपुटेशन है वो कहीं भाग के नहीं जाती है। आज नहीं तो कल वो सारी बातें दुनिया को समझ में आ ही जाएंगी। वो दुनिया 4 दिन बात करेंगे और फिर भूल जाएंगे। लेकिन याद रखना, जो कसक तुम्हारे दिल में रहेगी ना, वो ज़िंदगी भर नहीं जाएगी। भले ही क्राउन प्रिंस तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, ये सारा समाज तुम्हें रिस्पेक्ट देगा, लेकिन याद रखना, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार भी कर पाओगे। इसलिए अपने दिल की सुनो और सिर्फ वही डिसीजन लो जो तुम्हारे लिए सही होगा। तुम मेरे सभी बच्चों में से सबसे ज़्यादा समझदार हो और मुझे उम्मीद है कि तुम वही डिसीजन लोगी जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए सही होगा। मैडम यू ने यानली के साथ अपनी बात तो कंप्लीट कर दी थी, लेकिन इसके बाद उसने कुछ बातें सबके सामने भी रखनी थी। उसने महाराज को मोड डाउन किया और अपनी बातों को बोलने के लिए परमिशन ली। महाराज ने भी उन्हें परमिशन दे दी और इसी के साथ मैडम यू आगे बोलना स्टार्ट कर दी। मैडम यू सभी के सामने ये बताती हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि क्राउन प्रिंस उनकी बेटी को पसंद नहीं करते हैं, बल्कि उनके बेटे को पसंद करते हैं। जैसे ही ये बात सभी लोगों ने वहाँ पे सुनी ना, तो वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उन्हें तो आज एक से एक शॉक्ड चीज़ें सुनने को मिल रही थी। खैर, देखते हैं कि कौन सी ऐसी न्यूज़ होती है जो लास्ट में उन लोगों को हार्ट अटैक दिला देती है। जैसे ही मैडम यू ने सबको ये बताया कि शायद उनके जो क्राउन प्रिंस हैं वो यानली को नहीं जैन चैंग को पसंद करते हैं, तो वहाँ पे बैठे सारे लोग अब सिर्फ मैडम यू को देखने लगे थे। तो मैडम यू सभी लोगों को एक्सप्लेन करती है वो नाइट्स जब उन्होंने खुद लैन सिचेन और लैन वांगजी को ये एडवाइस दिया था कि अगर उनकी शादी से पहले उनका प्यार वो मतलब पटा नहीं लेते, उन्हें मना नहीं लेते, तो तब तक वो अपनी पूरी कोशिशें करें। अगर वो नहीं मानते हैं तो वो शादी में से भाग जाएं। मैडम यू की ये बात सुनते ही वहाँ पे सभी लोग अब सर पकड़ने लगे थे कि ये क्या चल रहा है। मतलब एक के बाद एक शौक, एक के बाद एक शौक, एक के बाद एक शौक। लैन चिरैन तो मतलब हाय अपने भाई को देख रहा था जिसके पास न जाने कितने अतरंगी सतरंगी, न जाने कितने कलरफुल फ्रेंड्स हैं। पहले तो ये वी जांग से और कांगशी शरण, जिनका बेटा वहाँ पे उत्पाद मचाते रहता है। उसके बाद वैन रूहान, जो इतना अजीबोगरीब इंसान है ना कि एक अल्फा होने के बावजूद भी वो लैन चिरैन पे लाइन मारता है, जबकि लैन चिरैन खुद एक अल्फा है। उसके बावजूद अब लास्टली चैन फेंगमियर और मैडम यू, ये दोनों भी कुछ कम नहीं है। ये सारे के सारे सिर्फ उसके भाई के फ्रेंड हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे अतरंगी फ्रेंड्स उसके भाई ने बनाए हैं। क्या ऐसे भी कोई फ्रेंड होते हैं? इतने अजीबोगरीब नमूने वो कहाँ से ढूंढ के लाए हैं। महाराज तो बिल्कुल अपने आप में ही एक अजीबोगरीब सी फीलिंग आने लगी थी अंदर अंदर कि सच में उसके पास भी कुछ मतलब बंदरों की फौज ही उसने इकट्ठा करके रखी है। उसने दोस्त नहीं, पूरे का पूरा चिड़ियाघर रखा हुआ है, जिसमें उनको गाइड करने के लिए सिर्फ लैन चिरैन ही एक ऐसा इंसान है जो वहाँ पे जानवरों की श्रेणी में नहीं आता है। मैडम यू की बात सुनने के बाद लगभग सभी लोग फिर से एक बहुत बड़े सदमे में जा चुके थे और सभी लोग फिर से चुप भी हो चुके थे। अब सभी की नज़रें सिर्फ और सिर्फ महाराज की तरफ थी, क्योंकि इस महाराज को ही अंतिम निर्णय लेना था कि अब आगे क्या करना है। उनका बेटा तक उनकी फैसले के खिलाफ है, यानी कि वो तक इस शादी को नहीं करना चाहता है। बहू किसी और से प्यार करती है। बहू का आशिक उसके सामने उसको प्रपोज कर रहा है और उसका
जो बेटा है उसका आशिक उसको लेके फरार हो चुका है। छोटा बेटा अपनी शादी से भाग गया है, या ये कहो कि उसका हस्बैंड उसको लेके फरार है। उसको सच में समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी फैमिली में आखिर चल क्या रहा है। लेकिन महाराज वो है तो उसको निर्णय तो लेना ही होगा, इसलिए वो अपनी सीट से खड़ा होता है। सभी के सामने वो यानली की तरफ देखता है और यानली से पूछता है कि वो क्या चाहती है। यानली, जिसको अभी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लेवल उसका थोड़ा ऊपर बढ़ा था कि उसकी माँ उसका सपोर्ट करेगी, महाराज की बात सुनने के बाद वो थोड़ा नीचे हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या कहना चाहिए। महाराज ने अगर बाय एनी चांस उसकी फैमिली को कोई बहुत बड़ी सज़ा सुना दी, या फिर जिन जिशन की फैमिली को कोई सज़ा सुना दी, उनको मतलब शादी ना होने दी, तो क्या होगा। लेकिन डरते मरते वो कहते हैं ना, मरता क्या जो ना करता। तो बेचारी यानली ने महाराज के सामने बो डाउन किया और उसके बाद सब कुछ बता दिया जो भी उसके दिल में था। उसने बोल दिया कि वो जिन जिशन से ही प्यार करती है और शादी भी उसी से करना चाहती है। जब उससे पूछा गया कि वो लेन से चैन से शादी करना चाहती है या नहीं, वो इस वक्त गुस्से में थी। वो बस ये चाहती थी कि जिन जिशन उसकी शादी को रोक दे, लेकिन जिन जिशन ने उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसकी वजह से वो थोड़ा गुस्सा हो चुकी थी और बस उसको चिढ़ाना चाहती थी, उसको और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाना चाहती थी। इसकी वजह से उसने हामी भर दी। लेकिन बाद में जब उसको महसूस हुआ कि उसने हामी भर के कितनी बड़ी गलती की है, तब तक वक्त निकल चुका था और वो अपनी गलती को अब ठीक नहीं कर सकती है। ये सोच के उसने अपनी इस डेस्टिनी को बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया था, जैसे कि उसने ये सोच लिया हो कि अब उसकी किस्मत में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। उसकी शादी क्राउन प्रिंस से ही होनी है और उसी से होगी। इसलिए मैं ये शादी करने को तैयार थी। लेकिन अगर मेरे दिल की बात की जाए तो मैं बिल्कुल भी इस शादी को नहीं करना चाहती हूँ। चाहे मैं इन फ्यूचर महारानी बनूँ या फिर मुझे सबसे बड़ा ओहदा मिलेगा, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सच यही है कि मैं कभी भी क्राउन प्रिंस को उस नज़रिए से नहीं देख पाती जिस नज़रिए से मैं जिन जिशन को देखती हूँ। और प्लीज़, अगर आपको हम दोनों की शादी से, हम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम है तो सज़ा सिर्फ मुझे दीजिएगा। मेरी फैमिली और जिन जिशन दोनों को ही छोड़ दीजिएगा, और मेरे भाइयों ने जो गलती की है उनके लिए भी उन्हें माफ़ कर दीजिएगा। महाराज ने जैसे ही यानली के मुंह से ये शब्द सुने ना, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो रहा था कि ये लड़की कितनी समझदार है। सच में वो तो चाहते ही थे कि उसके बेटे के लिए मतलब यानली एक परफेक्ट पर्सन थी, और वो अभी भी अगर मतलब पॉसिबल हो पाता ना कि अपनी, तो वो ज़रूर अपने बेटे के साथ इसकी शादी करा देते। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब वो खुद उसके बेटे से शादी नहीं करना चाहती, उससे प्यार नहीं करती, तो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता। तो महाराज ने वहाँ पे जिन जिशन और यानली दोनों के ही रिश्ते को मंजूरी देते हुए उनकी शादी अनाउंस कर दी थी। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक अनाउंस कर दिया कि इसी मंडप में, इसी जगह पर, मतलब अभी के अभी इन लोगों की शादी होगी और हम सभी लोग उस शादी के साक्षी भी बनेंगे। महाराज के इस मतलब जो निर्णय था ना, उसको सुनने के बाद आधे से ज़्यादा लोगों के जान में जान आ चुकी थी। जिन सेक्ट के लोग भी लगभग निश्चिंत हो चुके थे कि महाराज उन्हें कोई भी सज़ा नहीं देने वाले। जैन सेक्ट के लोगों को वैसे भी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं थी, क्योंकि मैडम यू हर परिस्थिति को सोचने मतलब फेस करने के लिए एकदम तैयार थी। उन्होंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखा था। जैन फेंगमियान को तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जिन जिशन और यानली बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि फाइनली भले ही उन लोगों की मतलब साथ छूटते छूटते ही वापस आया था, लेकिन कम से कम फाइनली वो दोनों साथ रहेंगे, हमेशा उस बंधन में बंध के रहेंगे जिस बंधन में वो बंधना चाहते थे। ये सारी बातें सुनने के बाद महाराज के एंड से जो निर्णय आया था उसको सुनने के बाद जिन जिशन बहुत ज़्यादा खुश था। वो बहुत ज़्यादा खुश था इस बात से कि अब फाइनली उसकी और यानली की शादी हो जाएगी। लेकिन तभी उसको याद आता है कि विंग ने उसे क्लियरली बोला था कि उसे सिर्फ प्रपोज करना है, शादी नहीं करनी है, क्योंकि वो अपनी बहन की शादी होते हुए देखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बहन की शादी एकदम धूमधाम से हो, जैसे कि दो भाई जितनी वो मतलब प्रिपरेशंस कर सकते हैं वो उतनी सारी तैयारियां करना चाहते हैं, उतनी ज़्यादा एंजॉय उस शादी को करना चाहते हैं। तो प्लीज़ बस शादी मत करना, हाँ तुम प्रपोज कर सकते हो। यहाँ तक कि उन्होंने धमकी तक दी थी कि तुम शादी नहीं कर सकते हो। बट जिन जिशन बेचारा इस वक्त क्या करे, वो बेचारा तो एकदम
ऐसी जगहों पे आके रुक चुका था ना कि आगे जाए तो भी मरेगा, पीछे जाएगा तो भी मरेगा। अगर वो शादी के लिए अभी मना करता है तो हो सकता है कि इन लोगों का माइंड चेंज हो जाए और ये शादी करने से मना कर दे। और अगर वो शादी कर लेता है तो उसके साले उसका क्या हाल करेंगे वो खुद भी नहीं जानता है। लेकिन हाँ, उससे सिर्फ एक चीज़ पता है कि जानली बस उसकी होनी चाहिए, किसी और के साथ वो और एक रिस्क नहीं ले सकता। इस बात पे वो डिसाइड करता है कि अपने सालों को तो वो बाद में भी मना लेंगे। अगर वो शादी का बहुत भव्य आयोजन देखना चाहते हैं तो हम बहुत बड़ी सी पार्टी वगैरह दे सकते हैं, मतलब जो समारोह होता है, दावत वगैरह होती है, वो जिन सेक्ट में जाके दे सकते हैं। लेकिन अगर इस वक्त उसने मना कर दिया ना तो यहाँ पे बहुत बड़ा बवंडर आ जाएगा और वो नहीं चाहता है कि अब कोई भी प्रॉब्लम हो। तो वो डिसाइड करता है कि वो चुपचाप यहाँ पे जानली से इसी वक्त शादी कर लेगा। और वो सभी को प्रणाम करते हुए, बो डाउन करते हुए महाराज के इस निर्णय को एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि ठीक है, अगर महाराज ऐसा ही चाहते हैं कि हम दोनों की शादी अभी और इसी वक्त हो तो हम दोनों इसी वक्त शादी करेंगे। वो अपनी जगह से उठता है, जानली के पास जाता है और उसे खींचते हुए उस मतलब उतनी ज़ोर से नहीं, उसके हाथ को लेके वो उस साइड की तरफ चलने लगता है जिस साइड पे स्टेज बना हुआ था और पीस्ट पहले से खड़ा था। वहाँ पे जाते जाते वो बेचारा कुछ ही दूरी पे मतलब पहुँचने ही वाला था उस स्टेज पे, तो तभी पीछे से क्लैन लीडर जिन अपने बेटे को आवाज़ लगाते हुए बोलते हैं, ओए उल्लू की औलाद। इससे आगे वो कुछ बोल पाते उन्हें समझ में आ चुका था कि उसने अभी अभी क्या बोला है और कहीं ना कहीं उसने खुद को ही गाली दे दी है। इसलिए वो खुद को थोड़ा सा मतलब मेंटेन करता है, मैनेज करता है और उसके बाद बोलता है मतलब मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा था, मैं तो बस मेरे बेटे से बात करना चाह रहा था। दूल्हे राजा, थोड़ी देर में बजेगा बाजा, पहले तू जा और चेंज करके आ जा। ये बात उसने बोली थी अपने बेटे से कि मतलब जो शादी वगैरह है वो थोड़ी देर बाद हो सकती है, पहले जाओ और चेंज करके आ जाओ। इस वक्त तुम जिन सेक्ट के कपड़ों में हो तो जाओ, पहले कोई दूल्हे वाले कपड़े पहन के आओ। तो जिन जिशन वहाँ से आंसर करते हुए बोलता है, लेकिन पिताजी मेरे पास यहाँ पे दूल्हे वाले कपड़े कहाँ से आएंगे, मैं तो यहाँ पे एक गेस्ट बन के आया था ना, तो मैं यहाँ पे दूल्हे वाले कपड़े लेके तो नहीं घूम रहूँगा। तो तभी क्लैन लीडर जिन उसको एडवाइस करते हैं कि क्यों ना तुम लैंसी चेन के कपड़े पहन लो। तो इस बात पे जिन जिशन अपने नाक को चढ़ाता है और बोलता है, मैं क्यों उनके कपड़े पहनूंगा, मेरे पास खुद के कपड़े हैं तो मैं उन्हें पहन सकता हूँ। और वैसे भी अगर मुझे दूल्हे वाले कपड़े चाहिए होंगे तो मैं अभी अभी बाजार से जाकर ले आ सकता हूँ, मुझे उनके कपड़े नहीं पहनने हैं। तो तभी फिर से क्लैन लीडर जिन सबके सामने बोलते हैं, अच्छा दुल्हन तो तुम्हें उसी की चाहिए, कपड़े पहनने में क्या दिक्कत है, जाके चुपचाप कपड़े पहन के आओ वरना मैं ये शादी नहीं होने देने वाला। ऐसा कहते हुए जो क्लैन लीडर जिन अभी तक अपनी सीट पे खड़े थे वो बहुत ही गुस्से के साथ मतलब मुंह फुला के अपने सीट पे बैठ चुके थे। तो इस बात पे जिन जिशन अब रिस्क तो नहीं ले सकता था भैया कि उसके पिता अब ये शादी ना रोक दे कहीं अपनी इस छोटी सी बिना मतलब की बात की वजह से। इसलिए वो बिना किसी देरी के डायरेक्टली दौड़ के उस वेडिंग हॉल से बाहर चले जाता है और डायरेक्टली उस रूम की तरफ बढ़ने लगता है जिस रूम में लैंसी चेन वो कपड़े छोड़ के गया था। जब तक जिन जिशन अपने कपड़े बदलता है हम दूसरी तरफ देख लेते हैं कि वहाँ का क्या हाल है। वहाँ पे दो लोग जो बेहोश हुए बैठे थे, मतलब बेहोशी की हालत में थे, वो धीरे धीरे होश में आने लगे थे और सामने जो बैठे थे वो निश्चिंत हो रहे थे कि एटलीस्ट ये लोग अब होश में आ रहे हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, उन दोनों को मतलब जो बेहोश थे उनको भी देख रहे थे। धीरे धीरे वो लोग अब होश में आने लगे थे और होश में आने के बाद डायरेक्टली उसमें से एक इंसान मतलब बहुत बुरी तरीके से अपने हाथ पैर मुंह मतलब सब कुछ चलाने लगा था। लेकिन वो तो शुक्र था कि सबके सब बंधे हुए थे, इसकी वजह से कुछ भी वो ना बोल सकता था ना वो कुछ कर सकता था। दूसरी तरफ दूसरा बंदा भी धीरे धीरे होश में आ रहा था, लेकिन कम्प्लीटली वो होश में आया नहीं था। इसकी वजह से वो ज़्यादा कुछ मूव कर नहीं पा रहा था अपनी बॉडी को। लेकिन हाँ, लगता है थोड़ी देर के बाद वो भी ऐसा ही करेगा। जो इंसान अपने बॉडी को पूरी तरीके से मूव कर रहा था, अपने आप को छटपटा रहा था, कोशिश कर रहा था कि अपने मुंह में बंधी हुई उस पट्टी को भी खोल दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। लेकिन तभी उसके सामने टेबल में बैठे हुए एक मतलब जो इंसान था ना, उसने उसके मुंह की पट्टी को नीचे कर दिया और उसको बोलने का मौका दिया। जैसे ही उस इंसान के मुंह से पट्टी हटी तो उसने डायरेक्ट बोला, ये सब कुछ क्या है, हम लोग यहाँ पे बंधे हुए क्यों हैं, यहाँ पे तो तुम लोगों को होना चाहिए था ना, तो हम लोग यहाँ पे क्यों हैं, क्या क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। ऐसा कहते हुए वो इंसान ये
रिवील कर चुका था कि वो सचमुच में उन लोगों को किडनैप करने वाले थे, लेकिन उन लोगों ने तो उन लोगों को ही किडनैप कर लिया। यहाँ पे एक कहावत है ना, शिकारी खुद शिकार हो गया, तो ये एकदम परफेक्ट बैठ रही थी। विंग और जैन चैंग लैन सिचन और वांग जी को किडनैप करने वाले थे, बट यहाँ पे तो लैन सिचन और वांग जी ने उन्हीं को किडनैप कर लिया था। वो दोनों इस वक्त उनके सामने एकदम फ्रीली बैठे हुए थे, और जो किडनैप करने वाले थे बेचारे पूरी तरीके से बंधे हुए थे, हाथ पैर मुंह सबके सब उनके बंधे हुए थे, कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। अब जब ये दोनों होश में आ ही गए हैं तो देखेंगे कि ये होश में आने के बाद क्या और दंगा मचाने वाले हैं, क्या ये बवंडर लेके आने वाले हैं। लेकिन ये सब कुछ देखने के लिए हमें नेक्स्ट पार्ट का वेट करना होगा। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो ही प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करते हुए जाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इतना तो आप कर ही सकते हैं, और अगर नहीं पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं विदाउट एनी हेटेड कमेंट। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगेन अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। इंजॉय कीजिएगा, मज़े कीजिएगा, और जितना हो सके उतना माइंड फ्री रहेगा। थैंक यू एंड बाय बाय।